वेलकम जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के समक्ष टॉट पे 10 महत्वपूर्ण मेंस के क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो आपको जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बिहार में, यूपी में। मेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप इसको देखो और आप इसको अपने नोट्स बना लेंगे ताकि आपको आपके जुडिशरी के एग्जाम में सफलता मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई में वादी को सिद्ध करना पड़ता है कि प्रथम वह निर्दोष था तथा द्वितीय कि युक्त एवं सद्भाव कारण का अभाव था। विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या है? विद्वेषपूर्ण अभियोजन की क्षतिपूर्ति के लिए बाद में आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए जिनका साबित किया जाना आवश्यक होता है। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसमें आप देखोगे कि क्या यह स्टेटमेंट है, क्या इसमें हमें लिखना है। पहली चीज कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन में कहा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या है, तो आपको विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बारे में बताना होगा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन होता क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन का तात्पर्य, जब वादी जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन लाया है उसके ऊपर प्रतिवादी ने एक आपराधिक मुकदमा दायर किया हो और उस मुकदमे में बाद में जो वादी है वह क्या हो गया हो, दोषमुक्त हो गया हो, तो वह वादी जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद ला रहा है वह अपनी मानहानि के लिए, अपने जो प्रतिष्ठा का उसको क्षति हुई है, अन्य जो नुकसान हुए हैं उसके दौरान, जो अभियोजन के दौरान उसे नुकसान उठानी पड़ी थी, उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाता है, तो उसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन कहते हैं। अब विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आवश्यक तत्व लिखोगे और इन आवश्यक तत्वों की व्याख्या करोगे कि एक आपराधिक मुकदमा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, बिना सद्भावपूर्ण होना चाहिए, यानी मिथ्या मुकदमा दाखिल किया गया हो, आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया हो और वादी को उससे क्षति पहुंची हो। तो यह जो है, और इस पर आप केस लिखोगे और यह स्टेटमेंट जो दिया गया कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई में वादी को सिद्ध करना पड़ता है कि प्रथम वह निर्दोष था और द्वितीय युक्त और संभाव्य कारण का अभाव था। जो वाद प्रतिवादी ने दाखिल किया था उसके विरुद्ध वह क्या था, वह उसमें वह निर्दोष सिद्ध हुआ, और दूसरा कि यह जो वाद लाया गया था प्रतिवादी के द्वारा वह क्या था कि युक्त और सद्भाव का अभाव था। विद्वेष यानी गलत तरीके से उसे फंसाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए एक आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया था प्रतिवादी के तौर पे। तो उस वाद में जो वादी है, इस जो टॉट के थ्रू वाद लाना चाह रहा विद्वेषपूर्ण अभियोजन का, वह इस पे कंपनसेशन की मांग करेगा, डैमेज की मांग करेगा। तो आप इस पे केस लिखोगे, इसके आवश्यक तत्व लिखोगे और यह बताओगे कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन है क्या। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाओगे। कहा कि सूत्र यह मैक्सिम है, रेस इप्सा लोक्वेटर, विधि का नियम नहीं है, यह एक वादी के फायदे के लिए साक्ष्य का नियम है जिसमें उसे उपेक्षा को साबित करना आवश्यक नहीं है। उक्त सूत्र की व्याख्या करिए। आप जानते हो कि रेस इप्सा लिक्विटर का तात्पर्य होता है कि घटना स्वयं बोलती है, घटना स्वयं बताती है। इसमें यह साक्ष्य का नियम है। साक्ष्य अधिनियम की धारा, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 में भी इसी मैक्सिम को फॉलो किया गया है, रेस इप्सा लिक्विटर का। और इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य लिखोगे, अर्थ लिखोगे कि सामान्य रूप से वादी को यह साबित करना पड़ता है कि प्रतिवादी ने कौन सा काम किया है, जबकि इसमें प्रतिवादी को साबित करना पड़ता है कि मैंने यह काम नहीं किया है या मैंने यह काम सद्भाव पूर्वक किया है। क्यों? क्योंकि न्यायालय मानकर चलती है कि प्रतिवादी ने यह काम किया है। इसमें वादी को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अभियोजन का सामान्य नियम क्या है
अभियोजन का सामान्य नियम यह है कि अभियुक्त के ऊपर या प्रतिवादी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको वादी को साबित करना पड़ता है, लेकिन जो मामले रेस इप्सा लिक्विटर के अंतर्गत आते हैं उसमें न्यायालय मान के चलता है कि प्रतिवादी ने यह दोषपूर्ण कृत्य किया है और प्रतिवादी को यह साबित करना पड़ता है कि उसके करने का आशय नहीं था, वह सद्भाव पूर्वक काम किया है, यह साबित करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि विधि का नियम है, यह एक वादी के फायदे के लिए साक्ष्य का नियम है। वादी के फायदे के लिए यहां वादी को साबित नहीं करना पड़ता है, जबकि प्रतिवादी को साबित करना पड़ता है कि उसने यह काम नहीं किया है। और आप रेस इप्सा लिक्विटर के आवश्यक तत्व लिखोगे, आप एविडेंस एक्ट की धारा 106 भी लिख सकते हो और इस पर केस लिखोगे और उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे जो यह बताता है कि रेस इप्सा लिक्विटर विधि का जो यह नियम है क्या कहता है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक नोट्स बना लोगे और उसको तैयार करोगे। दूसरा, अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा निर्धारित प्राथमिक कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है तथा इसके अतिक्रमण का उपचार और निर्धारित क्षति पूर्ति का बात चलाकर किया जाता है। उपरोक्त कथन की व्याख्या करिए। यह एक स्टेटमेंट है जो अपकृत विधि के से संबंधित है और यह विनफील्ड का स्टेटमेंट है। विनफील्ड ने कहा था कि अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। आप जानते हो कि अपकृत्य का जो दायित्व है वह जब प्रतिवादी अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वादी के विधिक अधिकार प्रभावित होते हैं। जब तक विधिक अधिकार प्रभावित नहीं होगा तब तक वादी को भले ही कितना ही नुकसान क्यों न हुआ हो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता प्रतिवादी के विरुद्ध, क्योंकि विधिक कर्तव्य के उल्लंघन पे ही किसी के विधिक अधिकार प्रभावित होते हैं अपकृत्य में, और इसके लिए अपरिनिर्धारित अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की जाती है, अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति दी जाती है। और इस पर वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, आप जो मैक्सिम है इसको अप्लाई करोगे, जहां अधिकार है वहां उपचार है। एसबी बना वाइड का केस जिसमें यह कहा गया कि अगर आपके विधिक अधिकार प्रभावित हुए हों, भले ही आपको क्षति न हुई हो, तब भी आप क्या करोगे, क्षतिपूर्ति प्राप्त करोगे। न्यायाधीश होल्ट का स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हो। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, क्या यह आवश्यक है कि कोई कृत्य अपराध होने पूर्व अपकृत हो? विवेचना कीजिए, इसको देखिएगा। क्या यह आवश्यक है कि कोई कृत्य अपराध होने के पूर्व अपकृत हो? यानी यह क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध होने के पूर्व जो कृत्य है वह अपकृत होना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें अपकृत के क्या आवश्यक तत्व हैं, अपराध के क्या आवश्यक तत्व हैं, इन एलिमेंटों को लिखोगे। और आवश्यक, जैसे कि अपराध का जो आवश्यक तत्व है उसमें क्या कहा कि मानव के मन में दुराशय हो और उस आशय को पूरा करने के लिए कोई कार्य किया गया हो और इससे क्या हो, विधिक क्षति हो, जो नुकसान क्षति पहुंची हो। तो यह जो आवश्यक तत्व है अपराध के लिए उसमें कहीं नहीं है कि उसको पूर्व में अपकृत होना चाहिए। अपकृत और आपराधिक विधि में जो अंतर है, अपकृत कम गंभीर के अपराध हैं और कृत्य हैं, और आपराधिक विधि जो आईपीसी में है वह गंभीर प्रकृति के हैं। कुछ ऐसे अपराध आप देखोगे कि दोनों में आते हैं। तो इसका जो है अंतर, जो अभियोजन पक्ष है, टॉर्ट में जो वादी है, वह क्या प्रतिकर, क्या अनुतोष प्राप्त करना चाह रहा है। अगर वह अभियुक्त को जेल भेजना चाह रहा है या उससे फाइन के तौर पे फाइन प्राप्त करना चाह रहा है जो
राज्य सरकार के कोष में जमा होता है। और अगर अपकृत के थ्रू खुद डैमेजेस प्राप्त करना चाह रहा है तो वह अपकृत में आएगा, जैसे मानहानि के केस में होता है, संप्रहार, बैटरी, असॉल्ट। तो ये सारे जो होंगे, न्यूसेंस, यह भी जो है टॉर्ट और अपकृत्य के संदर्भ में दोनों में आते हैं और अपराध के संबंध में दोनों में आते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि कोई कृत्य अपराध होने से पूर्व अपकृत हो? यह आवश्यक नहीं है। अपकृत के अलग नेचर हैं, अपराध के अलग नेचर है। तो इनको आप डिफाइन करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एक टॉर्ट की समझ डेवलप करो और इसमें जो कहा विवेचना कीजिए, तो आप इसके दोनों पक्षों को देखते हुए अपराध और अपकृत, फिर अपराध और अपकृत में आप अंतर बता सकते हो। तो ये आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला ये कहा कि आक्रमण एवं प्रहार की परिभाषा दीजिए और दोनों में भेद बताइए। क्या केवल शब्द आक्रमण की कोटि में आ सकता है? क्या प्रहार हेतु वास्तविक शारीरिक संपर्क आवश्यक है? प्रासंगिक वादों की सहायता से स्पष्ट करिए। अब इसमें हमला और प्रहार, संप्रहार दोनों को बताना है। आक्रमण यानी हमला और प्रहार, तो इसमें आप जानते हो कि हमला के लिए आवश्यक नहीं हो कि शारीरिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है। हमला केवल शब्द के द्वारा नहीं होगा, हमला के साथ साथ क्या हो सकता है, गेस्चर भी होना चाहिए कि उसमें गेस्चर कुछ ऐसा प्रतीत हो जैसे लगे कि वह उस पर आक्रमण करने वाला है। और संप्रहार में संपर्क होना आवश्यक नहीं है, लेकिन संप्रहार में भय तत्काल होना भी आवश्यक नहीं है, जैसे कि आक्रमण में होता है। आक्रमण में भय होना आवश्यक, कुछ ऐसे गेस्चर किया जाए जिससे पता चले कि वह उस पर हमला करने वाला है। जबकि संप्रहार बॉडी को छुए बिना भी हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति चेयर पे बैठने जा रहा, आप उसके चेयर को हटा दें, वह गिर जाए, तो यह क्या है, बिना हमले के संप्रहार हो सकता है। संप्रहार में क्षति होती है, इसमें एक भय होता है कि वह उस पर आक्रमण करेगा। तो इन दोनों तथ्यों को, आक्रमण और संप्रहार को परिभाषित कीजिएगा और इनमें भेद बताओ, अंतर बताओ कि दोनों में क्या आवश्यक है, अंतर उसके क्या है। और कहा कि केवल शब्द आक्रमण की कोट में आ सकता है, तो कहा कि केवल शब्द आक्रमण की कोट में नहीं आएगा जब तक कि शब्द के साथ साथ कोई आचरण न किया जाए जिससे कि भय उत्पन्न हो कि वह उस पर हमला करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। तो आप इस पर इसको अंतर लिखोगे। पहले आक्रमण और संप्रहार को परिभाषित करोगे, फिर आक्रमण के आवश्यक तत्व क्या होंगे, संप्रहार के क्या आवश्यक तत्व होंगे, इसको लिखोगे, उसकी व्याख्या करोगे, फिर उनके अंतर को स्पष्ट करोगे, उनमें अंतर क्या है, और निर्णित वादों की सहायता से इसका जो है और स्पष्ट करते हुए इसको लिखोगे। तो इस प्रकार यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉर्ट का, जो कई बार पूछा गया है। बिहार में अक्सर यह पूछा जाता है, चूंकि बिहार में टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिला के एक पेपर होते हैं, जिसमें से टॉर्ट के कम से कम 75 नंबर के क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट के 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पिछले जुडिशरी में 27वीं, 28वीं, 29वीं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसको देख लोगे और एक नोट्स बना लोगे, ताकि अगले एग्जाम में जब आप मेंस दो तो आप इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसको अच्छे से कर सको। तो अगला क्वेश्चन है कि उपताप शब्द को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। लोक अपदूषक व्यक्तिगत के बाद में सफल होने के लिए वादी को किन तथ्यों को सिद्ध करना पड़ता है। अब इसमें न्यूसेंस को परिभाषित करना है कि न्यूसेंस शब्द से आप क्या समझते हैं, उपताप शब्द से क्या समझते हैं। न्यूसेंस को आप परिभाषित करोगे, न्यूसेंस के आवश्यक तत्व क्या है, इसको देखोगे। तो न्यूसेंस क्या है, न्यूसेंस इनडायरेक्ट इंटरफियर है आपके प्रॉपर्टी में, आपके बॉडी पर। जो डायरेक्ट नहीं
हस्तक्षेप होता है, इनडायरेक्ट तौर पे हस्तक्षेप हो रहा है आपके बॉडी पे या आपके प्रॉपर्टी में, आपके यूज और एंजॉय में, तो वह क्या होगा? न्यूसेंस होगा। और जब डायरेक्ट हस्तक्षेप हो आपकी प्रॉपर्टी में तो वह ट्रेसपास होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो आप न्यूसेंस को परिभाषित करोगे, न्यूसेंस के अर्थ बताओगे। जो विद्वानों ने, सामर्ड ने, विल्फ्रेड ने जो न्यूसेंस को परिभाषित किया है उसको आप परिभाषा दोगे, इसके आवश्यक तत्व बताओगे और इस आवश्यक तत्वों की व्याख्या करते हुए संबंधित बातों की सहायता से स्पष्ट करोगे। तो न्यूसेंस इंपॉर्टेंट टॉट का एक पार्ट है जो आपको एग्जाम में, मेंस में पूछे जाता है। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपकृत क्या है, परिभाषित करें। क्या अपकृत सार्वभौम परिभाषा संभव है? अपने विचारों को कारणों के साथ न्यायसर्गिक करें और अपकृत और अपराध के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो अपकृत क्या है? तो आप बताओगे कि अपकृत जो टॉट शब्द है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है और यह टॉट लैटिन भाषा के टॉटम से बना होता है, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा और मेढ़ा, यानी गलत, कुछ गलत कार्य, रॉन्ग। आप इसको स्पष्ट करते हो, यानी कोई ऐसा रॉन्ग, कोई ऐसा कृत्य जो विधि विरुद्ध हो तो वह क्या होगा? टॉट होता है। और आप टॉट जैसा कि जानते हो कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक निरपेक्ष अपकृत और एक सापेक्ष अपकृत, जिसको ऑस्टिन ने डिफाइन किया है, बांटा है। सापेक्ष अपकृत में आपको क्षति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको क्षति कितनी हुई। अगर आपके विधिक अधिकार प्रभावित हुए तो आप उसके लिए प्रतिकर यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सापेक्ष में आपको साबित करना पड़ता है कि आपको कितना नुकसान हुआ है, तो उसके आधार पर कोर्ट आपको क्षतिपूर्ति दिलाती है। तो अपकृत क्या है? और इसमें अपकृत के जो परिभाषा है, सामन की परिभाषा है, विल्फ्रेड की परिभाषा है, फ्रेजर की परिभाषा है, पोलक की परिभाषा है, इन परिभाषाओं को लिखोगे और फिर इसके आवश्यक तत्व बताओगे कि टॉट के क्या आवश्यक तत्व हैं। कहा कि क्या अपकृत एक सार्वभौमिक परिभाषा संभव है? अपकृत का क्या कोई ऐसी परिभाषा दी जा सकती है जो पूर्ण परिभाषा हो? तो ऐसी कोई परिभाषा आप बताओगे कि टॉट की पूर्ण परिभाषा में हम बांधा नहीं जा सकता, लेकिन कहा कि विल्फ्रेड ने कहा कि यह अपकृत विधि है जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का, विधिक अधिकारों का हनन होगा तो वह क्या करेगा? क्षतिपूर्ति के लिए बाद लाएगा, भले ही न्यायालय उसे कोई विधिक नाम दे दे। तो टॉट को स्पेसिफिक तौर पे बांधा नहीं जा सकता कि यही टॉट है, टॉट का विकास होता रहेगा, क्रमिक विकास टॉट के होते रहेंगे। आप ये विल्फ्रेड की परिभाषा, जबकि सामन कहता है कि टॉट वही है जो उनके पिजनहोल थ्योरी में सेट होता है। तो यह आप बताओगे और बताओगे कि अपकृत और अपराध के बीच अंतर क्या है। अपकृत क्या है? एक सिविल रॉन्ग होता है, जबकि टॉट एक क्या होता है? एक आपराधिक विधिक अधिकार है, उनका हनन होता है, किसी आपराधिक विधि का हनन होता है। दूसरी चीज कि जो टॉट है वह व्यक्ति के विरुद्ध होता है, जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है उसके विरुद्ध होता है, जबकि आपराधिक विधि स्टेट के विरुद्ध होता है, स्टेट बाद लाता है। और इस पर क्या होता है? अपकृत में वह वादी जिसका विधिक अधिकार प्रभावित हुआ है वह बाद लाता है। अपकृत में जो डैमेज होती है वह अपरिनिर्धारित डैमेज होती है, न्यायालय डिसाइड करता है। और आपराधिक विधि में व्यक्ति को जेल में जाना पड़ता है और उस पर पेनाल्टी, फाइन लगाया जाता है। यह आप अंतर बताओगे और उसको और स्पष्ट करते हुए 3-4 अंतर लिखोगे। टॉट और अपकृत में अंतर क्या है, टॉट के क्या आवश्यक तत्व हैं, टॉट की परिभाषा सामन ने क्या दिया, विल्फ्रेड ने क्या दिया, फ्रेजर ने क्या दिया, पोलक ने क्या दिया। इन परिभाषाओं को लिखते हुए इस क्वेश्चन को स्पष्ट करोगे तो आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा।
और यह भी बताओगे, कह रहा है कि अपने विचारों को कारणों के साथ नैसर्गिक करें कि इस बात का कि क्या अपकृत विधि सार्वभौम परिभाषा देना संभव है अपकृत विधि का, तो आप इसको स्पष्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है कि अपकृत विधि के अंतर्गत सभी प्रकार की क्षति वाद योग्य नहीं होती, बल्कि वे क्षति जो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार के हनन द्वारा होती है वाद योग्य मानी जाती है। इस कथन की विवेचना कीजिए और उन वादों की सहायता से करें जिन्हें उपयुक्त सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। यानी आप बताओगे कि अपकृत कहा कि विधिक अधिकारों के प्रभावित होने से ही किसी व्यक्ति को क्षति होती है। अगर उसका विधिक अधिकार प्रभावित हुआ हो, और यह विधिक अधिकार प्रभावित कैसे होगा, तो प्रतिवादी के विधिक कर्तव्य के उल्लंघन पे होगा। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। जब प्रतिवादी अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करेगा तो वादी का विधिक अधिकार प्रभावित होगा। अब इसमें यह कहा कि सभी प्रकार के क्षति वाद योग्य नहीं होते, तो यानी आप इसमें दो मैगजिम इंजूरिया साइन डेनमम और डेनमम साइन इंजूरिया को स्पष्ट करोगे। इंजूरिया साइन डेनमम विधिक क्षति की बात करता है। अगर आपके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे, भले ही आपको कोई क्षति ना हुई हो। समझना, यानी विधिक अधिकार जो हानि हुई है वह हानि आपके लीगल राइट का हुआ हो, और क्षति का होना आवश्यक नहीं है कि आपकी क्षति हुई है। जैसे यशवी बनाम वाइट का केस, भीम शंकर बनाम जम्मू एंड कश्मीर का केस, तो इन सारे केसों का रेफरेंस दोगे और डेनमम साइन इंजूरिया को भी स्पष्ट करोगे, जिसमें ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस लिखोगे, सीतारमैया बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर का लिखोगे। तो इस तरह का आप ऊषा बेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर, मुगल से स्टीम सी कंपनी में ग्रेगर गांव एंड कंपनी, इन सारे केसों का उल्लेख करते हुए इसकी आप व्याख्या करोगे। इसमें आपको इंजूरिया साइन डेनमम और उसका अर्थ और उस पर जो केस है वह लिखना है। डेनमम साइन इंजूरिया का अर्थ और उस पर जो केस है, उन केसों के माध्यम से न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको लिखना है, और फिर आप इसमें एक कंक्लूजन लिखोगे कि क्या अपकृत किस प्रकार की विधि है। अगला जो क्वेश्चन है, योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को सोदाहरण व्याख्या कीजिए। योगदायी उपेक्षा के मामले में कौन कौन सी प्रतिरक्षा हो सकती है। तो योगदायी उपेक्षा क्या है, योगदायी उपेक्षा का अर्थ क्या होता है। योगदायी उपेक्षा का मतलब कि प्रतिवादी तो उपेक्षावान है, लेकिन प्रतिवादी के उपेक्षावान में वादी भी उपेक्षा किया है, उसे ही क्या होगा, योगदायी उपेक्षा। यानी वादी और प्रतिवादी दोनों क्या हैं, उपेक्षावान हैं, दोनों ने मिलकर उपेक्षा किया है। तो वह इस पर आप लिखोगे, इस पर पहला जो केस आया था योगदायी उपेक्षा पर वह लिखोगे। फिर इसमें अंतिम अवसर का सिद्धांत डेविस बनाम मान का केस लिखोगे, जिस पर यह बताया गया था कि जो क्षतिपूर्ति की बात की जाएगी वह देखा जाएगा कि चूंकि वादी और प्रतिवादी दोनों उपेक्षावान हैं, तो अंतिम अवसर का सिद्धांत, मैंने क्षति को बचाने का अंतिम अवसर किसके पास था, उसी को क्या होगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। यह सिद्धांत डेविस बनाम मान के केस में प्रतिपादित किया गया था। आगे चलकर इसको हटा दिया गया, क्योंकि एक व्यक्ति जो पहले उपेक्षावान था वह क्षतिपूर्ति से बच जाता था, लास्ट जो दूसरा उपेक्षा था जिसने किया था उसी को ही क्षतिपूर्ति देनी पड़ती थी। तो इसकी आलोचना की गई डेविस बनाम मान की, और फिर एक सिद्धांत, अंशदायी सिद्धांत लाया गया, जिसमें यह देखा गया कि कितना उपेक्षा वादी का था, कितना उपेक्षा प्रतिवादी का था, फिर उसके आधार पर डैमेज निर्धारित किया जाएगा। तो योगदायी उपेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉट का, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप इसमें योगदायी उपेक्षा को स्पष्ट करोगे, उदाहरण बताओगे।
फिर योगदायोपेक्षा के मामले में कौन कौन सी प्रतिरक्षा ली जा सकती है, यह आप लिखोगे, जिसमें डेविस बनाम मान का केस, अंतिम अवसर का सिद्धांत, यह सब चीजों का उल्लेख करते हुए, अन्य बातों का उल्लेख करते हुए इसको स्पष्ट करोगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की व्याख्या करिए। जहां अधिकार है वहां उपचार है। देयर इज राइट, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। जहां अधिकार है वहां उपचार है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉट का यह बहुत बड़ा मैगजीम है, जो यह टॉट बताता है कि एसबी बनाम वाइट का केस बताता है, इसी पर आधारित है कि अगर आपके विधिक अधिकार प्रभावित हुए हैं तो आपको उपचार मिलेगा ही। पहले क्या होता था टॉट के संबंध में कि पहले जो उपचार तभी मिलते थे जब कहा कि जहां उपचार है वहीं अधिकार है। वेयर देयर इज ए रेमेडी देयर इज ए राइट, यानी जहां उपचार यानी लेख के द्वारा जो उपचार पहले से मौजूद थे उन्हीं अपकृत्यों के लिए आपको क्षतिपूर्ति दिलाई जाती थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, अगर आपके विधिक अधिकार का हनन हुआ है तो आपको डैमेजेस दिलाई जाएगी, भले ही उसका कोई भी अपकृत्य नाम दे दिया जाए। तो अब इस पर बिना हानि की क्षति इसी पर आधारित है। इंजूरिया साइन डेनमम और डेनमम साइन इंजूरिया इसी पर आधारित है। इसको आप बताओगे बिना हानि की क्षति, जो ये दिया गया टिप्पणी को इंजूरिया साइन डेनमम, इसको भी स्पष्ट करोगे। इसमें क्या कहा, बिना हानि की क्षति, तो यानी इसमें विधिक क्षति होती है, विधिक नुकसान होता है, आर्थिक और कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता, उसके लिए आपको डैमेज दिलाया जाएगा। यानी आपके लीगल राइट का वायलेशन हो तभी आपका दिलाया जाएगा, भले ही आपको कोई न आर्थिक रूप से न ही शारीरिक रूप से नुकसान हुआ हो। जैसे एसबी बनाम वाइट का केस, उसमें एसबी बनाम वाइट का यहां केस डालोगे, उस केस में फैक्ट क्या था आप जानते हो कि वादी को उसके मतदान करने से रोक दिया गया था और वह जिसको मत देना चाहता था वह प्रत्याशी विजयी भी हुआ, लेकिन फिर भी उसको क्षतिपूर्ति दिलाई गई। क्यों? क्योंकि उसे मत देने का अधिकार था और बिना किसी कारण से कोई भी व्यक्ति उसके अधिकार को रोक नहीं सकता है। तो विधिक अधिकार के उल्लंघन में भले ही उससे कोई भी नुकसान ना हो, मत न डालने से उसका कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई, न ही शारीरिक क्षति हुई, उसका प्रत्याशी भी विजयी हुआ, लेकिन फिर भी उसको क्या किया गया, डैमेज दिलाई गई। एसबी बनाम वाइट न्यायाधीश होल्ट थे, आप इसको लिखोगे। अगला कहा कि प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत, आप इस पर जो मैक्सिम है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, आप उसको लिखोगे। क्यू फैसिट एनियम फैसिट पर सी, जो दूसरे के माध्यम से कार्य कराता है, ऐसा माना जाता है कि उसने काम स्वयं ही किया है। और इस पर आप प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत 3 मामलों में लागू होते हैं, जैसे मालिक और अभिकर्ता के संबंध में, एजेंसी के संबंध में, पार्टनरशिप के संबंध में, और नौकर और स्वामी के संबंध में। यह 3 सिद्धांत लागू होते हैं प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत। अब इसको टिप्पणी लिखने का है तो आप इसको एक पेज में इस पर केस लिखोगे। सेवक कौन है, इस पर जो केस है वो लिखोगे। बताया कि सेवक के अंतर्गत कौन कौन से आए, कौन लोग आते हैं, इसको स्पष्ट करोगे। और यह 2 मैक्सिम रिस्पोंडेंट सुपीरियर, अक्यू फैसिट एनियम फैसिट पर सी, आप इसको लिखोगे, इसकी व्याख्या करोगे। अगला कहा कि कठोर दायित्व का सिद्धांत से आप क्या समझते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रायलेंस बनाम फ्लेचर का है, जिसमें जो न्यायाधीश थे ब्लैकबर्न थे। आप इनके लिखोगे कठोर दायित्व का सिद्धांत, जिसे फ्लेचर का बाद भी कहा जाता है। आप रायलेंस बनाम फ्लेचर में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वह सिद्धांत लिखोगे। कठोर दायित्व के जो आवश्यक तत्व हैं वो लिखोगे, और इसके अपवाद जो हैं वह भी लिखोगे कि इसके अपवाद क्या क्या हैं, एक पेज में, क्योंकि यह टिप्पणी पूछा है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो आप इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉट के,
आप इन क्वेश्चनों पे एक नोट्स बना लोगे और उसको तैयार करोगे ताकि आपको टॉट के पेपर में कोई परेशानी ना हो। टॉट के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इन 10 के अलावा, जो हम अपने अगले वीडियो में लेकर आपके पास समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।